भारत के संसदीय समितियां से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर सीखे। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब लागू की गई? 1991 ईस्वी में। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया? संसद के नियम समिति के। 12 अप्रैल 1993 से संसदीय समिति प्रणाली के अंतर्गत कितनी समितियां कार्य करना शुरू किया गया? 17। संसद की कितनी प्रकार की समितियां होती है? 2, स्थायी समितियां और तथार्थ समितियां। कौन सी समिति स्थायी समिति के अंतर्गत है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति एवं नियम समिति। कौन सी समिति तथार्थ समिति है? प्रवर समिति। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति में संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा की। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं संसद के दोनों सदनों से। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 और 7। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कैसी सौंपते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। भारत में संसदीय समितियों में कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितता पर निगरानी रखने के लिए कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। भारत में संसदीय समिति में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति कार्य करती है। किस समिति के अध्यक्ष पद पर परंपरा के अनुसार विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बयान कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। वह समिति कौन सा है जो भारत के सांकेतिक निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांत की सिफारिश करता है? लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का प्रधान अध्यक्ष होता है? नियम समिति के। संसद के समितियों के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। संयुक्त प्रहार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है 30 एवं 45। लोकसभा का 30, राज्यसभा के 15। संयुक्त प्रहार समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः 30 एवं 15। कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? कार्य सलाहकार समिति। 70 सदस्यीय समिति में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? 11। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधित समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? उप प्रधानमंत्री का। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त हुए हैं? 7। वैसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री का। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत कम से कम होना चाहिए? 10%। लोकसभा का विरोधी दल के प्रथम मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुभग सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करता है। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन करता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण
बहुमत से संकल्प पारित कर। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपए मिलता है? 4 लाख रुपए मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य करता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधायक को धन विधायक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का प्रधान अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति के। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किस विधायक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 93। लोकसभा अध्यक्ष को संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 100 में। संसद में कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। भारत के किसी राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजय रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। प्रथम अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित लाया गया था? जीवी मावलंकर। कौन लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है? जीवी मावलंकर। भारत के लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सायम अयंगर। लोकसभा अध्यक्ष में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? बलराम जाखड़ का। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? GMC बालयोगी। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? PM संगमा। कौन पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? मीरा कुमार। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद किस देश के अध्यक्ष से समान है? किस देश के अध्यक्ष के समान है? इंग्लैंड। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पद महासचिव होता है? लोकसभा महासचिव। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? लेफ्टिनेंट जनरल, महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? लेफ्टिनेंट जनरल। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिस संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का महान्यायवादी। कौन लोकसभा के कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है? भारत का लेफ्टिनेंट जनरल, महान्यायवादी। भारत के कौन सा पदाधिकारी को हटाने का अधिकार संसद की नहीं है? भारत का महान्यायवादी को नहीं हटा सकते। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपए मिलता है? 2,50,000 रुपये मिलता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? एडवोकेट जनरल।
किस विधि अधिकारी को राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? महाधिवक्ता को। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभाग युक्त कार्य करते हैं जिला कलेक्टर अधिकारी। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 148। भारत के संपरीक्षक एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें नहीं होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेनदेनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करता है? कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार में क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्ति होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद किसके द्वारा सृजन किया गया है? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तरह दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पद मुक्त किया जा सकता है। किस सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन किस पद पर नियुक्ति करने में वर्जना है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? संसद को। किस सेवानिवृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? शशिकांत शर्मा को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र और दार्शनिक और निदेशक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। भारत में किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहार के रूप में की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को। प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्री परिषद संबंधित जी के। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में वर्णित है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। भारत के प्रधानमंत्री का पद गठित है संविधान द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत में शक्तियों का उभरा केंद्र है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान के अनुसार वास्तविक तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करता है प्रधानमंत्री में। कौन प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? VP नरसिंह राव। कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? HD देवगौड़। कौन लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति है? चौधरी चरण सिंह। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेगा। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात भारत के किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? गुलजरीलाल नंदन।
अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को। कौन प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। कौन प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंद ने। भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है राजीव गांधी। भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति है मोरारजी देसाई। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास पत्र पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी की। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? 3। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी के खिलाफ। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें नहीं थे? मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? 6 माह। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदचिह्न की विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा के। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर संसद सदस्य ले जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्रीगण। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका होती है मंत्रिपरिषद में। कौन मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है? राज्य मंत्री। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकते हैं? विश्वास प्रस्ताव। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ। मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पत्र त्याग समझ करेगा? राष्ट्रपति को। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. शरणमुख शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्याम प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? H.R. खन्ना के नाम से।